हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसी सर्किट के शॉर्ट नोट्स और एसी सर्किट में क्वेश्चन कैसे बनते। तो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ डिस्कशन करते जाएंगे हर टॉपिक में क्वेश्चन कैसे बनते। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है या फर्स्ट टॉपिक क्या है मेरा यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वैल्यूज एंड आरएमएस वैल्यूज। आपको क्या दिया रहेगा? करंट या वोल्टेज का एवरेज या आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपके पास कंसिडर करो, मेरे पास दिया E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा? जो आपके पास ये जो टर्म्स होता है क्या होता है यहाँ पे? ई नॉट, इसको बोलते हैं हम पिक वैल्यूज। तो पिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है? 2/पाई इंटू पिक वैल्यूज। याद रखना, ई नॉट को पिक वैल्यू बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन दिया रहेगा तो एवरेज कितना आएगा? 2/पाई इंटू पिक वैल्यूज। ठीक है, 2/पाई का वैल्यू 0.637 होता है, ये भी डेटा याद रखना है आपको। सेकेंड, अगर आरएमएस वैल्यूज पुट किया तो कितना होगा? क्या आएगा? पिक वैल्यूज डिवाइड बाय √2। ठीक है, अब ये सेम किसके लिए? करंट के लिए। अगर आपके पास करंट का इक्वेशन दिया रहेगा तो करंट का पिक वैल्यू डिवाइड बाय √2 क्या आ जाएगा? आरएमएस वैल्यू। करंट का पिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या करना? 2/पाई, क्या मिलेगा? करंट का एवरेज वैल्यूज। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे अगर आपको क्या क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन इंटू कॉस। अगर साइन इंटू कॉस दिया तो डायरेक्टली ई नॉट बाय नहीं कर देना। तो साइन इंटू कॉस दिया तो पहले इसको साइन इंटू कॉस को क्या करना? मल्टीप्लाई किसे करना? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करने बाद ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसा आएगा? डिवाइड बाय 2 कर लिया और इंटू 2 से क्या बन गया? ये साइन 2 थीटा, मतलब साइन कितना आ गया? 2 ओमेगा टी। अब अपने पास पिक वैल्यूज कितना आ गया? यहाँ पे देखो, पिक वैल्यूज आ गया ई नॉट बाय 2। तो अब कितना आएगा? एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा? जो पिक वैल्यूज को मल्टीप्लाई किससे करते? 2/पाई से, तो 2/पाई इंटू ई नॉट बाय 2। दूसरा, एवरेज आरएमएस कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ से आपके पास जो क्या रहेगा, जो पिक वैल्यूज है इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आप ई नॉट बाय इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम 1/√2 से, तो यहाँ पे इंटू 1/√2। तो आरएमएस जब भी चाहिए तो पिक को मल्टीप्लाई किससे करना? 1/√2 से। और एवरेज चाहिए तो पिक को मल्टीप्लाई किससे करना? 2/पाई से। चलो, क्लियर समझ में आ गया? ये दो केसेस एग्जाम में अभी तक आए हुए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। 90% क्वेश्चन ये आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको क्या दिया रहेगा? आपको E इज इक्वल टू ई का इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें सिर्फ एक ही साइन का टर्म रहेगा। आपको एवरेज या आरएमएस पूछ लेगा। दूसरा, अगर आपको साइन कॉस दो टर्म्स दिया तो पहले इसको कंबाइन कर लेना, फिर कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो दूसरा क्या है आपके पास? इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे क्वेश्चन आता है। आपको ऐसे दिया रहेगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और बोलेगा बताओ करंट क्या निकालो? ईएमएफ निकालो एट टी इज इक्वल टू समथिंग। तो जब भी आपको क्या बोलेगा कि ईएमएफ कैलकुलेट करो या करंट कैलकुलेट एट टी इज इक्वल टू 1/100 सेकेंड, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया रहेगा, तो जो टी का वैल्यू रहेगा बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करके ये साइन का जो भी एंगल रहेगा, इस एंगल को कंबाइन करना, फिर साइन का सिंगल एंगल आएगा, साइन का वैल्यू लिख के आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन क्या आता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने का क्वेश्चन, सिंपल। जब भी आपको बोलेगा ईएमएफ निकालो एट टी इज इक्वल टू टी1, तो टी1 सिर्फ उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है? टाइम टू रीच द सर्टेन वैल्यूज। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ पिक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? करंट का आपको इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा पिक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आपके पास ऐसा मैंने दे दिया कि I इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ योर 100πt। बताओ इसमें पिक वैल्यू तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। या तो बोलेगा पिक वैल्यू का हाफ वैल्यू पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको ये डेटा याद रखना है। जब करंट जीरो रहेगा तो थीटा कितना होता है? जीरो। करंट अगर हाफ ऑफ पिक हो गया तो π/6 आएगा। करंट अगर हाफ ऑफ कितना होगा? क्या होगा? I/√2 हो गया, या तो करंट आरएमएस के इक्वल हो गया तो एंगल कितना बनता है? π/4। करंट अगर क्या होगा? पिक के इक्वल हो गया तो क्या कितना एंगल बनेगा? π/2। बस ये एंगल याद कर लो। फिर आपके पास ये फॉर्मूला है ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। अगर आपसे पूछ रहा है कि हाफ ऑफ पिक के लिए टाइम बताओ, तो आपके पास यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? π/6। तो यहाँ π/6 डालो। इनके बीच का एंगल याद देखो, इनके बीच का एंगल लेना है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? π/6। अगर मुझे बोल रहा है कि आरएमएस वैल्यू तक रीच करने में कितना टाइम लगेगा, तो थीटा कितना होगा? जीरो से यहाँ तक का एंगल कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे π/4। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया कि बताओ आरएमएस से जीरो से क्या पे पिक वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप एंगल कितना लोगे? यहाँ से यहाँ तक π/2। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आया, ध्यान से सुनो, कभी क्वेश्चन ऐसा आया कि सर पिक से आरएमएस तक कितना लगेगा, तो पिक से आरएमएस के बीच का एंगल कितना आपके पास? इनके बीच का एंगल लेना। थीटा क्या रहेगा? इस एंगल बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर मुझे बोला पिक से आरएमएस वैल्यू तक,
तो पिक से आरएमएस के बीच में एंगल कितना बन रहा है 45, तो आपको एंगल ये लेना है, ठीक है। एंगल क्या लेना है, थीटा क्या रहेगा, थीटा इज एंगल बिटवीन क्या रहेगा दिस पॉइंट्स, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच का टाइम चाहिए रहेगा आपके उसके बीच का एंगल लेना है। तो यहाँ पे थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, ओमेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा इसमें 100 पाई क्या ओमेगा हो गया, तो यहाँ पे ओमेगा पे 100 पाई डाल दो। थीटा अगर वो बोला पिक तक टाइम जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो 0 से लेके पिक का एंगल कितना बन रहा है कितना π/2, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे π/2 डाल दो, बस सिंप्लीफाई करके टाइम मिल जाएगा। चलो क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल यूज करना है, क्या यूज करना है, ये थीटा इज ऑलवेज एंगल बिटवीन, जिस पॉइंट के बीच में आपको चाहिए टाइम उस पॉइंट के बीच में एंगल कितना बना वो लेना आपको, ठीक है। चलो क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता फेज कैलकुलेशन का क्वेश्चन, आपने ऑसिलेशन वगैरह में ये सब किया रहेगा फेज का, तो जब भी आपको फेज पूछेगा तो जो साइन और क्या आपको करंट एंड वोल्टेज दिया रहेगा, बोलेगा उनका फेज डिफरेंस बताओ, तो उनके एंगल का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ∅1, ई इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ∅2 दिया है। अगर बोला फेज डिफरेंस तो इनके एंगल का डिफरेंस ले लो, क्या मिलेगा ∅2 माइनस ∅1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ∅2 माइनस ∅1। अगर आपके पास कभी ऐसा मिल गया एक टर्म साइन में दिया रहेगा और एक टर्म कॉस, मोस्टली हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, एक साइन में रहेगा और एक कॉस में रहेगा, तो जो कॉस में रहेगा उसको प्लस π/2 करके साइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मतलब अपने पास ये इक्वेशन दिया रहेगा, दूसरा इक्वेशन क्या देकर रखा है, E इज इक्वल टू किस में देकर रखा है, देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू कॉस में दिया है, तो मैंने कॉस को किस में कन्वर्ट किया, साइन में। अब बोलेगा ये सेकेंड इक्वेशन है, अब इनके एंगल का डिफरेंस, जब एंगल का डिफरेंस लोगे तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2 प्लस पाई और यहाँ पे ∅1, ठीक है। तो जब भी आपको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो दोनों टर्म किस में होना चाहिए, साइन में, या दोनों टर्म कॉस में। मोस्टली आप ट्राई करना कि दोनों टर्म साइन में रखने के लिए, दोनों टर्म को साइन में लेके आओगे, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में लेके आओगे, फिर उनके एंगल का डिफरेंस। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आरएमएस कैलकुलेट करने का, सेकंड क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस, थर्ड इज आपको टाइम निकालने का। 99% क्वेश्चन इस पे आता है कि टाइम कैलकुलेट करो, तो याद रखना थीटा क्या लेना है, जिस दो पॉइंट के बीच में आपको चाहिए रहेगा टाइम वो एंगल लेना। अगर बोल रहा है कि बता हाफ से पिक तक जाने के लिए, तो हाफ से पिक के बीच में एंगल कितना बनेगा 60, ये 30 हो गया, ये कितना होगा फिर 60। अगर आपको बोला पिक से आरएमएस के बीच का टाइम निकालो तो कितना होगा 45, 0 से आरएमएस का निकालो तब क्या लोगे आप एंगल 45। तो याद रखना ये थीटा क्या होता है, जिस दो पॉइंट के बीच में टाइम निकालना है उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या लेना, एंगल लेना। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज एसी सर्किट। एसी सर्किट में मैंने यहाँ पे आरएलसी सर्किट लिया, अगर वो आरसी सर्किट रहा या आरएल सर्किट रहा, किसी भी टाइप का सर्किट रहा, आपको याद सिर्फ एक ही रखना है आरएलसी। आरएलसी में पहला पॉइंट अगर करंट पूछा, ठीक है, तो करंट पूछा तो आपके पास क्या आएगा, करंट का फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसके अंदर रेजिस्टेंस में करंट क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में करंट कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्यों आएगा, बिकॉज इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, तो वोल्टेज में ओमेगा टी, तो ये क्या होगा, करंट इसमें लैग करेगा, इसलिए माइनस π/2। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कितने से लीड करता है, π/2 से लीड करता है। तो याद रखना है जब भी आपको क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन बोलेगा कि करंट का इक्वेशन लिखो, किसका इक्वेशन दिया रहेगा आपको, वोल्टेज का इक्वेशन दिया रहेगा, करंट का इक्वेशन पूछ रहा है, तो हमेशा क्या रहेगा, जो रेजिस्टेंस रहेगा करंट एंड वोल्टेज का एंगल सेम रहेगा। अगर मैं इंडक्टर में लिख रहा हूं तो इंडक्टर में क्या रहेगा, वोल्टेज से क्या रहेगा आपके पास, जो करंट में वोल्टेज से करंट का इक्वेशन लिखोगे तो एंगल π/2 से कम होना चाहिए, तो माइनस π/2। और कैपेसिटर में जब करंट लिख रहे हो तो वोल्टेज का जो भी रहेगा एंगल उसमें प्लस π/2 कर देना। चलो क्लियर समझ में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, पहला इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो L का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला कितना होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L 2πL। सेम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा L 2πFC आ जाएगा। देन टोटल रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछ लिया तो इन तीनों को डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट क्या आएगा, R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे पूछा गया कि बताओ रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना आ रहा है, तो मैं रेजिस्टेंस में क्या निकालूंगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लूंगा। अगर मुझे इंडक्टर में करंट चाहिए रहेगा, वोल्टेज चाहिए रहेगा, तो करंट इंटू किसका लूंगा, रेजिस्टेंस में, इंडक्टर का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वोल्टेज, वोल्टेज इन आर अगर पूछ रहा है तो आई इंटू आर, वोल्टेज इन एल पूछ रहा है तो कितना, आई इंटू एक्सएल। अगर वोल्टेज इन कैपेसिटर पूछेगा तो आई इंटू एक्सी। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा
तो हो सकता है कि आपको एल ना दिया रहा, सिर्फ आर एंड सी रहा, तो आप यहाँ से सी वाले टर्म को हटा दो। जैसे आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया, एल है ही नहीं, तो क्या बचेगा, सिर्फ आर और सी बचेगा, ये हटा दो, जीरो हो जाएगा, एक्सी का स्क्वायर बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो आपको क्या कहा, एक ही सर्किट याद रखना, सिर्फ आरएलसी। कोई भी सर्किट रहा है तो उसमें तीनों में से कोई एक टर्म मिसिंग रहा, जो मिसिंग रहा फॉर्मूले से वो सारे टर्म हटा दो, सिर्फ उसका टर्म हटा देना। चलो क्लियर, यहाँ तो समझ में। टोटल रेजिस्टेंस, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आए कि आपको क्या रहेगा, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज दिया, बोला टोटल वोल्टेज कितना है, तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला डायरेक्टली ऐड नहीं करना, अंडर रूट क्या आएगा, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी स्क्वायर। ई आर वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस सी। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, फेज। तो फेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्राइंगल याद रखो। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस Z हो गया, यहाँ पे क्या होता है R होता है, और ये अपोजिट कितना होता है XL माइनस XC। तो यहाँ से tan फाइव का फॉर्मूला, अगर आपको पावर फैक्टर बोल दिया तो cos फाइव को पावर फैक्टर बोलते, तो cos फाइव कितना आएगा, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, R डिवाइड बाय Z। Z का फॉर्मूला पहले डिस्कस किया भाई। ठीक है, अगर आपको क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन में आएगा कि बताओ ये RC सर्किट है, RC सर्किट है, बताओ L नहीं है, तो यहाँ से क्या करो, L हटा दो, क्या बचेगा आपके पास, tan फाइव इज इक्वल टू XC बाय R। क्लियर, आर अपॉन समय। नेक्स्ट अगर पावर फैक्टर पूछिए तो R बाय Z के फॉर्मूले में से क्या करना है, आपके पास L हटा देना। ठीक है, तो आपके पास पावर फैक्टर और क्या होगा, फेज का फॉर्मूला हर सर्किट के लिए वही रहेगा, जो टर्म मिसिंग रहेगा मैं बार बार रिपीट करो, उसको रिमूव कर देना। नेक्स्ट ग्राफ, एक ग्राफ याद रखना, बहुत बार रिपीट करके पूछा गया यहाँ पे कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ इंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू क्या, विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो रेजिस्ट आपके पास जो एक्सएल होता है वो ओमेगा एल या 2πf होता है, मतलब एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और एक्सी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ और एक ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। चलो क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, पावर। ठीक है, अब एसी सर्किट का एक पार्ट खत्म हो गया, आपको क्वेश्चन जब भी एसी सर्किट पे आएगा तो आपको करंट पूछेगा, या तो वोल्टेज पूछेगा, या तो आपको क्या बोलेगा, फेज पूछ लेगा, तो पावर फैक्टर पूछेगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आता है पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट सिंपल याद रखोगे, पावर या एवरेज पावर दोनों सेमी वर्ड्स होता है यहाँ पे, तो अगर एवरेज पूछा, एवरेज पावर भी पूछा तो पावर ही हो गया। ठीक है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ई आर एम एस को क्या लिख सकते हो, आई आर एम एस को रिप्लेस कर दो ई बाय आर से, तो ये बन जाएगा ई आर एम एस डिवाइड बाय जेड। यहाँ पे आर मतलब क्या होगा, रजिस्टेंस मतलब क्या, टोटल रजिस्टेंस लेंगे, जेड जेड। एसी सर्किट में टोटल रजिस्टेंस को जेड से डिनोट करते हैं, इंपेडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस पे में क्या रहेगा, हमेशा यहाँ पे आपको क्या रहेगा, कि रिलेशन पूछेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपके पास क्या होगा, ये ई आर एम एस डिवाइड बाय जेड, कॉस फाइव का वैल्यू कितना आ रहा है, आर बाय जेड, आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके मॉडिफाइड करना। जब भी क्वेश्चन आया पावर पे तो डायरेक्टली कैलकुलेशंस आए, तो या तो उन्होंने क्या किया, आपके कॉस फाइव का वैल्यूज यहाँ से आर बाय जेड इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो यहाँ से आर बाय जेड तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, समथिंग एक रिलेशन आएगा, कोस्टली क्वेश्चन उस रिलेशन में पूछा गया। ठीक है, चलो क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बनता है आपके पास सीरीज रेजोनेंस, बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन होता है। सीरीज रेजोनेंस अगर आपके बढ़ दिया है, बुक में लिखा था आरएलसी सीरीज। ठीक है, तो सीरीज आरएलसी रेजोनेंस ऐसा लिखा रहता है, तो यहाँ पे रखना कि जब भी इसमें रेजोनेंस क्रिएट होगा तो रेजोनेंस में क्या होगा, एक्सएल, इन दोनों एल और सी का रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो रेजिस्टेंस या बोल सकते हो इम्पिडेंस क्या होगा, मिनिमम, और किसके इक्वल आएगा, आर, क्योंकि जब ये इक्वल हो गया तो जेड के फॉर्मूले में से क्या, एक्सएल माइनस एक्सी, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है, बचेगा सिर्फ जेड का वैल्यू आर। ठीक है, जेड मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम होगा, करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, आई इंटू आर। क्यों आएगा, बिकॉज जेड में सिर्फ क्या बच रहा है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जेड आर के इक्वल आएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन क्या रहेगा, आपके पास जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज एल और सी के अक्रॉस इक्वल होता है, सो दैट आपस में कैंसिल हो जाता है, बचा सिर्फ जो टोटल वोल्टेज रहेगा किसके अक्रॉस आएगा, आर के इक्वल। मतलब यहाँ जो भी वोल्टेज आप लगाओगे वो सारा का सारा इसके अक्रॉस आएगा, इसके अक्रॉस, इन दोनों का टोटल वोल्टेज आपस में कैंसिल, बिकॉज इसका वोल्टेज का जो फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पे क्या था, यहाँ देखो यहाँ पे ई एल माइनस ई सी, अगर ये दोनों सेम होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा यार, कौन सा में। चलो डन। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये रेजोनेंस क्रिएट कब होगा, तो ये होगा एट द फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC। क्लियर। दूसरा पावर फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, 1। क्यों रहेगा, बिकॉज आर डिवाइड बाय पावर फैक्टर कॉस फाइव इज आर बाय जेड, और जेड किसके इक्वल होगा, आर, तो आर आर कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ याद रखना है। अभी आपने लिखा था जेड क्या होता है, मिनिमम, तो ग्राफ क्या रहेगा, जेड के लिए मिनिमम आएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम है,
और करंट क्या होता है, मैक्स होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, रेजोनेंस पे मैक्स फिर डिक्रीज। तो याद रखना करंट इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, और इंपेडेंस क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। ये क्वेश्चन में वर्ड इसमें भी आता है। चलो क्लियर समय है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या दिया रहेगा इसके बाद, सीरीज के बाद पैरेलल रेजोनेंस। इसमें पैरेलल रेजोनेंस में सिर्फ आर नहीं होता, एल और सी होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एट रेजोनेंस फिर से वही क्या रहेगा, एक्सएल और एक्सी दोनों का रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्वल हो जाता है। सेकेंड, यहाँ पे जेड मैक्सिमम होता है और करंट मिनिमम हो जाता है। तो जेड मैक्सिमम वही फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ क्या रहेगा, जेड मैक्स और करंट मिन। ठीक है। दूसरा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम आएगा, पावर फैक्टर यहाँ पे भी 1 आएगा। ग्राफ में क्या हो रहा है, जेड क्या है, मैक्स से तो ग्राफ ऊपर हो जाएगा ये, और करंट मिनिमम है तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। चलो क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज एलसी ऑसिलेशंस। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस एक फॉर्मूले पे पूरे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, पहले याद रखना कि कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है, फिर ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होता है, इंडक्टर के थ्रू, फिर इंडक्टर चार्ज हो गया, ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होता है, कैपेसिटर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट क्या हो रहा है, एक बार इस साइड फ्लो करता है और एक बार उस साइड। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, क्या होता है, एक बार क्या क्लॉकवाइज, तो दूसरी बार क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि ऑसिलेशन में करंट का डायरेक्शन सेम रहता है, नहीं, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या, कैपेसिटर का जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफर किसको हो जाता है, इंडक्टर को, और इंडक्टर का फिर से एनर्जी किसको ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर। तो ये क्या करे, बस एनर्जी ट्रांसफर करे, कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर में जा रहा है, इंडक्टर का एनर्जी कैपेसिटर में जा रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो बोल सकते हो एनर्जी इन कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी इंडक्टर्स। एनर्जी इन कैपेसिटर को क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर, या एनर्जी और इंडक्टर को क्या लिख सकता है, हाफ LI स्क्वायर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बस ये वाले फॉर्मूले में आपको क्या दिया रहेगा, बोलेगा बताओ इसमें से करंट, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा है, बस ये फॉर्मूले में क्या करना, पुट कर देना, आई निकाल लेना। हो सकता है क्वेश्चन में आपको पूछे बताओ करंट देकर रखा है, वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज निकाल लो। हो सकता है आपको कैपेसिटर दिया है, करंट दिया है, इंडक्टर पूछ ले, तो इस फॉर्मूले में जो भी अननोन रहेगा फाइंड आउट कर लो। ठीक है। कभी कभी आपको क्या रहेगा, चार्ज के बारे में पूछेगा, तो ये CV स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, हाफ Q स्क्वायर बाय C। ठीक है। C को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q बाय V, सॉरी V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q बाय C। तो यहाँ से कैंसिल होके क्या बचेगा, एक C बच जाएगा। तो आपके पास कैपेसिटर की एनर्जी के दो फॉर्मुलेज है, एक V के फॉर्म में और एक C के फॉर्म में। तो अगर आपको V पूछा तो V वाला यूज करना, और C पूछ क्या चार्ज पूछा तो चार्ज वाला यूज करना। चलो क्लियर, समझ में आ गया। तो AC सर्किट में मोस्टली जो क्वेश्चंस आता है, AC सर्किट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा, ये वाला। ठीक है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो ये फॉर्मूले के लिस्ट है, समझ लो क्या क्या आने वाला है। करंट के बारे में पूछेगा, रेजिस्टेंस के बारे में पूछेगा, वोल्टेज के बारे में पूछेगा, या तो फेज पूछ सकता है, ठीक है, या तो आपको क्या पूछेगा, पावर के बारे में। चलो क्लियर, समझ में है। ठीक है। तो इसका भी आप क्या कर सकते हो, आप नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो। अगर आपके पास पहले से शॉर्ट नोट्स है तो इसको देख के अगर कोई शॉर्ट नोट्स में आपके पास पॉइंट मिसिंग रहेगा तो उसको ऐड कर लो। ठीक है। चलो क्लियर, समझ में। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।